नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी वाले पॉइंटर की बुक को डिस्क्राइब कर रहे थे और ये लास्ट वीडियो है। बड़ी अच्छी बात है कि सारी श्रृंखला को हमने अच्छे से डिस्कस किया, आप लोगों ने काफी अच्छा पसंद किया। तो आज लास्ट लेक्चर होगा सेंसस संबंधित, जनगणना से संबंधित। आते हैं इसी को एक एक पॉइंट करके अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक ना भैया। तो देख रहे हैं कि आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत जन्म तथा मृत्यु की घटना को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पूछ रहा है कि जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली है, ठीक ना, CSR, अगर किसी की डेथ होती है या किसी की जो है जन्म होता है, ठीक ना, तो कितने दिनों के अंदर अंदर उसको पंजीकरण कराना जरूरी होता है। तो 21 दिन के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी होता है, नहीं तो जुर्माना लगेगा। अगर 21 दिन से ज्यादा है तो कुछ ना कुछ जुर्माने की राशि आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1969 में एक जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 लाया गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया, ए वाला नागरिक पंजीकरण अधिनियम, नागरिक पंजीकरण प्रणाली, ठीक ना भैया। तो इसी के तहत जो भी डेथ होती है या बर्थ होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नागरिक पंजीकरण प्रणाली, ठीक ना। तो 21 दिनों के अंदर उस डाटा को मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन देखा। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम रहा। ये हरियाणा का, आपको मैं बताते चलूं कि शिशु जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, यह हरियाणा का 834, ठीक ना। हरियाणा का सबसे कम है, 834 है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, देखिए ध्यान से रखिएगा, शिशु लिंगानुपात, ठीक ना, यहां पे सर्वाधिक सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। केरला में नहीं भैया, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस अरुणाचल प्रदेश में 972 ये शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि लिंगानुपात, तो भारत में जो लिंगानुपात है वह 943 है। मतलब कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है वह 943 है। कहां पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो केरल में। लेकिन ये शिशु लिंगानुपात था। अब मैं बता रहा हूं कि आपको केरल में, भारत का वह राज्य जहां पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है वह केरल है, 1084 है, ठीक ना। भारत में केरल में सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहां है? इसी हरियाणा में ही है सबसे कम लिंगानुपात। कितना है? 879 यहां का लिंगानुपात है। तो सबसे कम, चाहे वो शिशु लिंगानुपात पूछे या फिर सामान्य लिंगानुपात पूछे, दोनों में हरियाणा एकदम निम्नतर स्थान पे है, ठीक ना भैया। फिर कह रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ये कह रहा है कि जनगणना 2011 की जो आई थी उसमें अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं, अनुसूचित जनजातियां मतलब कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, जनजातियां, ठीक ना। जैसे संथाल जनजाति का नाम सुना होगा। द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान अपनी महामहिम राष्ट्रपति हैं, महोदया हैं, ठीक ना, द्रौपदी मुर्मू वो संथाल जनजाति से ही बिलोंग करती हैं। तो जनजातियां, ये जो जनजातियां हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एससी की संख्या किस राज्य में ज्यादा है? एससी मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट की जाति, ठीक ना, किस राज्य में ज्यादा है? तो वह अपने यूपी में सबसे ज्यादा एससी की संख्या ज्यादा है, ठीक ना। लेकिन एसटी की संख्या यह है मध्य प्रदेश में है। इतना आपने इसमें जाना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? कथन और कारण से संबंधित है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की संख्या बहुत कम है। ऑफकोर्स जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी मतलब कि समझ रहे हैं कि उत्तर पूर्वी, आप जो है एक पूर्वोत्तर राज्य है उत्तर पूर्वी, जैसे कि सिक्किम हो गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे नागालैंड हो गया, ठीक ना। ये पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर पूर्वी कहें या पूर्वोत्तर राज्य कहें, ठीक है ना भैया। तो ये सब वही 7 सिस्टर्स मान लीजिए स्टेट के। तो यहां पर कुल मिलाकर जो अनुसूचित जातियों की संख्या है वो कम है। ऑफकोर्स एक कथन तो है वो सही है। फिर कारण क्या दे रहा है? कारण कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत कम है। अरे भैया, उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ी राज्य हैं, यहां पर जायज है कि जो कृषि भूमि है वह कम है, चूंकि पहाड़ी राज्य है, मतलब कि कारण भी सही है। लेकिन क्या कृषि भूमि कम होने के कारण जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहां पे कम है? ऐसा नहीं है। इसलिए कि दोनों कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना।
ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 42.61% है, इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नगरीयकरण का अवरोही क्रम निम्न है। मतलब कि ये कुछ राज्य दे दिए गए हैं और इन राज्यों में बताना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें नगरीकरण का अवरोही क्रम, आरोही नहीं भैया, अवरोही क्रम, ठीक ना, अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा कहां पे है? महाराष्ट्र में है नगरीकरण। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि 45.2% है। फिर उसके बाद गुजरात में है 42.6%, देन आंध्र प्रदेश है 33.4%, उसके बाद लास्ट में पश्चिम बंगाल है 31.9%। तो ये आपका नगरीकरण का अवरोही क्रम हमने देखा, ठीक ना। फिर भारतीय जनगणना 2011, ये कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है कि घनत्व सर्वाधिक किसमें है? तो बिहार का है 1106। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो सुनना जरा, जनसंख्या घनत्व मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को प्रेजेंट करने का काम जनसंख्या घनत्व करता है, ठीक ना। ये जो जनसंख्या घनत्व है मतलब कि 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं, वही जो है एक औसत जो है बताता है जनसंख्या घनत्व को। तो सवाल है कि भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का इतने समय 382 है। 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहते हैं, ठीक है ना भैया। लेकिन जो ये बिहार है, बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर सबसे अधिक जनघनत्व है। यहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक ना। तो ये हमने इतना कुछ इसमें जाना। सबसे कम कहां का है? सबसे कम, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है जनघनत्व। अरुणाचल ये बड़ी एक समस्या है व्हाइट बोर्ड की। अरुणाचल प्रदेश यहां पर कितने हैं? तो 17 व्यक्ति हैं, ठीक ना, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम ये लिंगानुपात पूछ रहा है। और सबसे मजे की बात है कि यह यूटी को पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी को लेकर पूछ रहा है। तो यह दमन दीव है 618, काफी बेकार स्थिति। मतलब कि सोचिए, बाप रे, 1000 जो लड़के हैं इनके पीछे 618 मात्र लड़कियां हैं। दमन दीव, सोच सकते हैं आप क्या कंडीशन है। अच्छा, दमन दीव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जून 2020 में इस दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्योंकि देखिए अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, दमन दीव, दादर नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर जब नेक्स्ट जनगणना होगी, ठीक है ना, वैसे होनी चाहिए 2021 में ही हो जानी चाहिए थी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है ना। तो अभी कुछ न्यूज इसका नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आप यह देखेंगे कि दमन दीव, दादर नागर हवेली दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है भैया। तो कुल मिलाजुलाकर ये पूछ रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात मैं बताते चलूं आपको कि सबसे ज्यादा इतने समय केरला का है 1084 है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है 972 है। वहीं पे हरियाणा चाहे जो है शिशु लिंगानुपात करें या फिर सामान्य लिंगानुपात करें, दोनों सबसे कम है, ठीक ना। शिशु लिंगानुपात वो 834 है, वहीं पर 879 सामान्य लिंगानुपात हरियाणा का है। इतना कुछ हमने इसमें देखा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता, ये देखिए महिला साक्षरता पूछ रहा है, तो 64.6% ये महिला साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। एक बार क्या क्वेश्चन पूछा? एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि भैया पुरुष और जो महिला है, इन महिला के साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में है? तो मैं यहां पे आपको बताऊं कि यूपी में सबसे ज्यादा महिला और पुरुष के साक्षरता के बीच डिफरेंस है, सर्वाधिक अंतर उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे कम अंतर कहां है, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो यह आपके मिजोरम में है, इसको भी आपको जानना चाहिए। इतना कुछ हमने इसमें देखा। जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ, लेकिन 1881 में यह नियमित रूप से जो है संचालित हुई।
तो ये दूसरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई कब हुई? 1872 में हुई। 1872 में पहली जनगणना या प्रथम जनगणना प्रारंभ होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक ना भैया, तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, यही तो दे रहा है, यही वाला नीचे वाला डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या के संदर्भ में सही सुमेलित करना है। क्योंकि देखिए जनसंख्या जब आती है, जनसंख्या रिपोर्ट जब आती है 10 वर्षों के बाद, तो उसमें होता क्या है कि किसी राज्य में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, ठीक है ना, पूरे देश की जनसंख्या वृद्धि किस जो है जनगणना में ज्यादा हुई कम हुई, ये सब डाटा आपको याद रखना है। तो 1951 से 1921 तक ये जो वृद्धि चरण थी, ये जो चरण था यह मंद वृद्धि का चरण था। मंद वृद्धि, इसको ध्यान में रखिएगा, मंद वृद्धि का चरण था। ठीक ना, 1921 से लेकर 1951 तक का जो चरण है यह अस्थाई वृद्धि का चरण है। स्थायी वृद्धि मतलब कि जो वृद्धि हो रही है वह स्थायी रूप से हो रही है। और यहां पर आप देखेंगे 1951 से लेकर 1981 तक जो वृद्धि हो रही है वह ध्रुतिगामी वृद्धि हो रही है, ध्रुतिगामी दोस्तों। फिर 1981 से लेकर वर्ष 2001 तक जो वृद्धि हो रही है वह कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि, कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि, मतलब कि लगता है कि कम हो रही है लेकिन तीव्र वृद्धि के साथ। ठीक है ना, कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि। ये आपका हमने चरण को देखा और ईयर को देखा। फिर वही सुमेलित करना है कि कितना कितना परसेंट जो है दशकीय वृद्धि हो रही थी किस किस समय के ड्यूरेशन के अनुसार। तो 1971 और 81 के बीच 24.6%, ये देखिए काफी हाई लग रहा है। ठीक है ना, 24.6% ये जो है वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर आंकी गई। 1981 से 1991 के बीच ये 23.87%। ठीक है ना, 1991 से 2001 के बीच यह 21.654%। फिर जो है आपका 2001 से 2011 के बीच, ये तो आपको याद ही रखना है कि 17.7% ये जो है दशकीय वृद्धि आंकी गई। अच्छा, कोई यह बताएगा कि कोई क्या, मैं ही बता देता हूं कि जो निगेटिव वृद्धि दर है किसी राज्य में तो वह नागालैंड है, यहां पर निगेटिव वृद्धि दर आंकी गई। ठीक ना, सोचिए ना कि किसी राज्य की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, मतलब माइनस में जा रही है, ये कंडीशन आ गई तो नागालैंड है। ठीक है ना, ये इतना आपका हुआ। नेक्स्ट क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या अपना उत्तर प्रदेश है। यहां पर सोचिए मतलब कि 21 करोड़ से ऊपर जनसंख्या। 2011 की जो अंतरिम रिपोर्ट आई थी 21 करोड़, लेकिन इतने समय मुझे लग रहा है कि वो 22-23 करोड़ डाक गई होगी। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद देन महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद बिहार आता है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो इतना आपने जो है इसमें जाना इस क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के पश्चात किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र की है। ठीक है ना, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1961 से 71 तक 24.80%। ठीक है ना, ये जो है वृद्धि दर काफी, सबसे ज्यादा वृद्धि दर 1961 से 1971 के बीच ये आंकी गई सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर। फिर भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम क्या है? तो बिहार, आप जानते हैं अभी अभी हमने बताया कि बिहार का 1106 सबसे ज्यादा है, बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, देन केरल में है, उसके बाद यूपी में है। ठीक है ना भैया, यूपी में है। यूपी में कितना है जनघनत्व? यूपी में 828 है, यूपी में 828 है, इसको भी आप जानते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विकलांग लोगों का प्रतिशत है, ये विकलांग लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2.21% ये विकलांग लोगों का प्रतिशत है। इसको भी आपको, हैंडीकैप्ड लोगों को भी आपको जानना पड़ेगा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों का अवरोही क्रम, ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो गौतम बुद्ध नगर है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, फिर उसके बाद कानपुर है, ठीक ना, फिर अररिया है, फिर उसके बाद इटावा है, फिर उसके बाद गाजियाबाद है। ठीक है ना भैया, ये इतना हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है
कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है वह कौन सा है, वह कौन सा जिला? श्रावस्ती है, श्रावस्ती। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आपका श्रावस्ती ये 34.8%, ये आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है यहाँ की। श्रावस्ती गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पे दिए थे, लेकिन उनके उपदेश आज काम नहीं दे रहे हैं। देखिए ये स्थिति है कि महिला साक्षरता दर काफी कम है, ठीक। फिर सुमेलित तय करना है आपको कि राज्य है और उसके बाद बाल लिंगानुपात है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कितना बाल लिंगानुपात है? ये 902 है, ठीक है ना, 902 है। फिर मध्य प्रदेश का कितना है? तो 918 है ये। फिर राजस्थान का कितना है? 888 है। फिर बिहार का कितना भैया? 935 है। देख रहे हैं कि बिहार 935 सबसे ज्यादा बिहार का है यहाँ पे। लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है ना, बाल लिंगानुपात, तो बाल लिंगानुपात में सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। ये अभी अभी हमने बताया हरियाणा का कितना भैया? 834 है, ठीक ना। और सबसे ज्यादा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है सबसे ज्यादा। यह कितना है? 972 है, 972, ठीक है भैया। तो इतना कुछ हमने इस क्वेश्चन में जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की गिनती जनानकीय लाभांश, ए डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है ना, वाले देश के रूप में जानी जाती है। जनानकीय लाभांश के रूप में भारत जाना ही जाता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है, तो जायज है कि जनानकीय लाभांश तो होगा ही, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी का स्तर, गरीबी का स्तर, कुपोषण का स्तर, ठीक है ना, तकनीकी शिक्षा का अभाव का स्तर, इन सब कारणों से जो एक लाभ मिलना चाहिए जनानकीय लाभांश का, वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि यहां पर 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है। मैं आपको बताते चलूं कि यहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए निर्भरता जो है जनसंख्या की वो कम है, ठीक है ना। निर्भरता मतलब समझ रहे हैं, यहां से व्यक्ति कमाने खाने लायक हो जाता है, चाहे तो कमा सकता है, ठीक है। कमाने तो अब शुरू में ही देखिए ना कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि किसी बच्चे को आप देखते होंगे कि शुरू में ही करोड़पति बन जा रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो एज है यहां से मतलब कि रेगुलर रूप से वो जो है आत्मनिर्भर व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति व्यक्ति, वो जो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, ये 943, ठीक है ना। तो लिंगानुपात हमने बताया भाई, केरल में सबसे ज्यादा है, 1084 है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा रखता है लिंगानुपात में? तो जौनपुर है, जौनपुर, ठीक है ना भैया। तो जौनपुर में 1024 शायद है या 1021, उसको आप डाटा देख लीजिएगा। उसके बाद देन आजमगढ़ में है, ठीक है। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर धार्मिक समुदाय, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान का यौन अनुपात, यौन मतलब कि वही लिंगानुपात में अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा यहां पे ईसाइयों का है दोस्तों, फिर उसके बाद बौद्धों का है, फिर जैन का है, फिर मुसलमान का है, ठीक ना। तो ये आपने जो है धर्म के आधार पर लैंगिक विभाजन को देखा। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य क्या है? तो ये 2045 है। ये सुनना जरा, ये क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, एक बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 या 2009 या 2008 कब लाई गई थी? तो 2000 में लाई गई थी, पहला क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग क्या इसका टारगेट क्या रखा गया है कि जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा एक लक्ष्य है। ये कह रहे हैं कि आज जितनी जनसंख्या है वर्तमान में 1945 तक हम वृद्धि नहीं करेंगे, 1945 के बाद वही जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, ठीक ना दोस्तों। तो उसी को कह रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो 1945 के बाद या 1945 से स्थिर हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीजमेंट नहीं होगा, हो सकता है कि उसके बाद डाउन दिखने लगे, ठीक है। आपको बताऊं कि फर्टिलिटी रेट जो है इतने समय 2 हो गया है, प्रजनन दर, ठीक है ना। नई जो रिपोर्ट आई है प्रजनन 2 हो गया है। हालांकि सबसे ज्यादा बिहार का है, फिर उसके बाद यूपी का है, 3.2 के आसपास बिहार का है, मतलब कि 3 से अधिक बच्चे पैदा अभी बिहार वाले कर रहे हैं, ठीक है ना। औसतन कुछ राज्यों में एक कंडीशन आ गई है कि 2 से भी कम बच्चे आने लगे, मतलब कि बच्चों की जो चाह है, ठीक है ना, परिवार की जो चाह है वो कम दिखाई दे रही है, ये स्थिति है। तो जैसे जैसे स्वास्थ्य स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, नो डाउट कुल मिला जुलाकर
अपने आप जनसंख्या कम हो जाएगी। कोई नीति, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ विशेष पॉलिसी की जरूरत नहीं है, अपने आप जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। यहां तक हो सकता है इससे पहले ही हो जाए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक दोस्तों स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब वह लक्षित रखा गया है 2007 तक। ये लीजिए, सरकार को अब लग रहा है कि 2045 तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसको बढ़ा करके अब 2070 लक्ष्य रख दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, 2070 एक और लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। ये कौन सा लक्ष्य रखा गया है? कार्बन ये जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है, उसका भी लक्ष्य 2070 रखा गया है। तो इतना कुछ हमने इसमें जाना। फिर वे देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है, मतलब कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम भी है। इस क्वेश्चन से तो यही लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे देश चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ब्राजील है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये जो 6 देश हैं, 6 देश के बाद अगर 7वां देश कहा जाए जनसंख्या के मामले में, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो 7वां सबसे बड़ा जो है देश उत्तर प्रदेश होता। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे ऑल वर्ल्ड पर टक्कर ले रही है, पूरे देश से। जनसंख्या 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। कहां पे है? सबसे कम गोवा में है, सबसे कम मणिपुर। प्रत्येक दोनों राज्यों में कितनी है? 11 है। इसको आपको जानना चाहिए। फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक ना। आप लोगों की पूरी इकोनॉमी की श्रृंखला समाप्त हुई। अगले किसी भी टाइम हम जो है आपको इकोनॉमी सर्वे, बजट या फिर जो भी इश्यूज आपके इकोनॉमी से संबंधित हो सकते हैं, वो सब सारी चीजें लाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप कमेंट करिए कि आपकी क्या रिक्वायरी है नवीन कुमार या फिर जो है घटना चक्र के इस परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।